तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर्वेश जी। और हमारे अन्य मेहमान भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सर्वेश जी, जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, जिस तरह से सामान्य सीट पर भी ओबीसी और दलित प्रत्याशी का चयन किया गया है, क्या इससे माना जाए कि पीडीए की काट के तौर पर बीजेपी जो है सामान्य सीटों पर भी ओबीसी और दलित प्रत्याशी को उतार रही है? देखिए, ये चुनाव की रणनीति है और उसको बीजेपी इस रणनीति का काट निकालने के लिए सचमुच ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा। और उसके तहत, क्योंकि देखिए हमारा यूपी का इलेक्शन एक समय ऐसा था कि जाति पाति से ऊपर उठ गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं फिर से उसकी अमिट छाप यूपी के राजनीति में देखने को मिली। बिहार का देखिए तो बिहार में अभी भी जाति व्यवस्था है और उसी के अकॉर्डिंग वोट हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग अभी भी वोट देने नहीं जाते। वोट देता कौन है? वोट देता है वही ग्रामीण परिवेश के और मिडिल क्लास के, जिसमें भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट देते हैं। और खास के उपचुनाव में तो समझिए लोगों की उदासीनता ऐसे ही रहती है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि यूपी में अगर बीजेपी जो समान वर्ग के सीट है उस पे भी अगर दलित और ओबीसी फैक्टर लेके आ रही है, तो ये इनकी बदली हुई जो कहिए स्ट्रेटेजी है राजनीति को एक नया रंग देने के लिए कि चुनाव इनको जीतना ही जीतना है। सर्वेश पाठक जी, इसी तरीके क्योंकि से बीजेपी कभी ये नहीं मानती कि वो जातिगत राजनीति करती है। हमेशा बीजेपी विपक्ष पर ही आरोप लगाती है कि विपक्ष जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं, उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, क्या ये बीजेपी की मजबूरी है कि उसे भी जातीय पिच पर आकर ही खेलना पड़ रहा है? देखिए, जब सामने वाला आपके सामने अगर स्पिनर्स लेके आ रहा है या तेज तर्रार जो फास्ट बॉलर लेके आ रहा है, तो आपको बैटिंग उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। स्पिन बॉल में अलग बैटिंग करनी होती है और फास्ट बॉलर के लिए अलग बैटिंग स्किल चाहिए होता है। तो यहाँ पे बीजेपी के पास भी वो स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे जातियों में वो डिवाइड नहीं कर रहा है। वो बीजेपी ने कभी ये नारा नहीं दिया कि ये पीडीए है या हम ये एमवाई समीकरण को लेके चलते हैं। वो हिंदू एक है और वो नारा देती है। और ये एक्चुअल में होना चाहिए। जितने भी क्षेत्रीय क्षत्रप हुए हैं भारतवर्ष के किसी भी राज्य में, आप वहां पे यही देखेंगे कि उन्होंने हिंदुओं को जातियों में डिवाइड किया, फिर वो अपनी राजनीति को यूपी में सबसे बड़ा उदाहरण है मायावती जी का। क्या वोट बैंक रहा, दलित प्लस मुस्लिम। समाजवादी पार्टी अखिलेश सॉरी मुलायम सिंह यादव ने कैसे अपना गढ़ बनाया, वही हिंदुओं को डिवाइड किया और मुस्लिम वोट बैंक लिया। कांग्रेस भी शुरुआत में यही कर रही थी, लेकिन फिर उसके अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्र आए जिससे कांग्रेस का प्रभाव खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे जो मतलब प्रेजेंट की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे बीजेपी वो जातियों में हिंदू को नहीं डिवाइड कर रही। हाँ, प्रतिनिधित्व दे रही है। और उस प्रतिनिधित्व में अगर किसी दलित वर्ग का एमएलए एमपी ज्यादा बन रहा है तो ये एक समाज में संदेश जाता है, ना कि वो बीजेपी कह रही है कि हम केवल पीडीए का ही बात उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कौन धर्म किसको नहीं देता। क्या अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में एक ब्राह्मण चेहरे को लाके जो अपने पार्टी का लीडर बनाया, तो वो क्या कहना चाह रहा कि नहीं हमारी पार्टी जो है वो ब्राह्मण को भी आगे लेके आती है। आपको याद होगा जब विकास दुबे जैसे गैंगस्टर मारा गया था तो यही जी समाजवादी पार्टी ने कितना बड़ा हौवा उठाया था कि बिल्कुल। बीजेपी जो है ब्राह्मणों के साथ नहीं दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कोई अगर गैंगस्टर मारा जाता है वो यादव कम्युनिटी का बिल्कुल। होता है तो भी ये चिल्लाते हैं। तो यहाँ पे जो जाति में डिवाइड किया जा रहा है वो क्षेत्रीय क्षेत्रप की पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। और कांग्रेस तो शुरुआत से भारत की राजनीति में थी, वो उनका यही दौर था। ठीक है सर्वेश जी, हमारे साथ खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी के भी जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। खेमचंद जी,
लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने सबसे पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया और विधानसभा के उपचुनाव में अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिस पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। कल अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है, वो पीडीए की काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। क्या माना जाए कि आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा या अभी और वक्त इंतजार कर पड़ेगा? देखिए, ये तो हमारा जो पार्लियामेंट बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कब करना है, कैसे करना है, ये हमारी अपनी नीति है। लेकिन घबराए हुए हम नहीं, घबराए हुए अखिलेश जी हैं, कांग्रेस है, क्योंकि उनके पास ना स्पष्ट कोई नेता है, ना नीति है और ना नियत है। जो उन्होंने भ्रम फैलाया था, झूठ फैलाया था, और झूठ और भ्रम की वजह से जो उनको लोकसभा में फायदा मिला था, वो भ्रम और झूठ अब लोगों के सामने आ चुका है। सबने देखा है किस तरीके से अभी वो हिंदू जो मारा जाता है और हत्यारों को बचाने के लिए वो झंडा चेंज करते हुए वीडियो को वायरल करते हैं। उससे पहले जिस तरीके से यात्रा को रोका गया, पत्थर फेंके गए, गाली गलौज की गई, जो सामने आ रहा है कि भाई मस्जिद से वहां पे कॉल किया गया कि जाओ, लड़ो, मारो, जो मिल जाए उसको काटो, उन सारी चीजों को इग्नोर किया गया और एक सिर्फ झंडा चेंज करने वाली घटना को वीडियो लगा के वायरल किया गया। ये सब चीजें लोग देख रहे हैं कि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के साथ, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को अभी भी नहीं छोड़ रहे, उससे ग्रसित हैं। ये हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं और SC ST समाज वो भी देख रहा है कि मोदी जी हमें लगातार एम्पावर करने के लिए, सहायता करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सहभागी बना रहे हैं, काम भी दे रहे हैं। और हमें अपनी सरकार में भी हर जगह, हरियाणा में भी पार्टनरशिप दी, हरियाणा में भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी और यूपी में भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। तो कहीं भी वो भ्रम बचा नहीं। अब जो लड़ाई है आमने सामने की होगी, हमारे काम पे होगी और जो समाजवादी पार्टी का जो झूठ है, जो गुंडागर्दी है, उसके आधार पे लड़ाई होगी। और वो जानते हैं कि जब आमने सामने की लड़ाई होगी, भ्रम खत्म तो हो फिर गया है, क्या तो वजह है समाजवादी पार्टी को खेमचंद जी, बुरी अभी तरीके तक से हार प्रत्याशी मिलने के वाली नाम है। का आप लोगों ने ऐलान नहीं किया है? समय बहुत कम बच चुका है, नामांकन को लेकर भी समय बहुत कम बचा है और अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान आप लोगों ने नहीं किया है। इसकी क्या वजह माने? क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि अगर एंड टाइम पर भी उतार देते हैं तो इतनी मजबूत स्थिति में आप अपने आप को देख रहे हैं कि आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे? अर्चना जी, एंड टाइम पे भी हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई अभियान अभी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान होता है वो भी पूरे देश में चल रहा है। और भी हमारे काम, जो हमारे सरकार के अच्छे कार्य हैं, उनकी योजनाओं को जन जन तक ले जाने वाली जो योजना है या काम है वो भी चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऑर्गेनाइजेशनल काम चल रहे हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि डिले हो और ये स्ट्रेटेजिकल भी हो सकता है। लेकिन इससे कहीं भी हमारे जो नेता हैं या हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी हार जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी क्योंकि खेमचंद हमारा जी, जो आप लोग सबसे ये बड़ा मान रहे हैं कैंडिडेट कि है वो आपके हमारा कमल प्रत्याशी का को फूल। ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है? क्या आप ये मान रहे हैं? क्या आप ये मान रहे हैं कि खेमचंद जी की बीजेपी के प्रत्याशी को ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, प्रचार की जरूरत, हम हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं और आज भी जो प्रोस्पेक्टिव हमारे कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच में है, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। और हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे जो प्रभारी मंत्री जिलों के, वो सब जनता के बीच में है। तो हम ऐसा नहीं है यानी कि खेमचंद जी, प्रत्याशी आप का लोगों ने वेट कर रहे हैं। प्रत्याशी को मैदान पर उतार दिया, बस नामों की घोषणा नहीं की है? नामों की घोषणा भी हो जाएगी। अब बस थोड़ा समय बचा है, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। प्रत्याशी ऑलरेडी, हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी, और सबसे बड़ा प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है, वो लोगों के सामने है कि कमल के फूल को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी, उनको उत्तर प्रदेश में और देश में मजबूत करना है और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा जो प्रत्याशी कमल का फूल है वो सबके सामने है, उसमें कोई कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो नाम है कैंडिडेट का, व्यक्ति का जो नाम है, वो भी सामने आ जाए। अच्छा, यानी हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, आज का दिन पर्याप्त नहीं है? मतलब ये ना माने कि आज लिस्ट आ जाएगी? देखिए, ये तो विशेष अधिकार हमारे पार्लियामेंट बोर्ड का है, उस पर अर्चना जी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता और कोई भी हमारा नेता और भी कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। सर्वेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर्वेश जी, क्या ये एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मायावती भी इस उपचुनाव में पूरी सक्रियता दिखा रही हैं, चाहे वो प्रत्याशी चयन में हो, चाहे वो रैली को लेकर हो, चाहे जनसभा को लेकर हो, हर चीज में पूरी तरह से सक्रिय हैं मायावती और उनके आने की वजह से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। क्या वही यही वजह है कि बीजेपी जो है वो फूक फूक कर कदम रख रही है कि कहीं कोई चूक ना हो? देखिए अर्चना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी अपनी जो जमीन जो है वो यूपी के उसमें फिर से तलाश रही है।
क्योंकि देखिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वहां पे उनकी कैसी हुई, वही 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वो इसमें आई थी गठबंधन में और ज्यादा सीटें लाई थी। 2024 में उनका कुछ भी नहीं हो पाया। साथ ही साथ यूपी का इलेक्शन 2027 में भी होना है। पहले मायावती उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन अब वो हर चीज को तवज्जो दे रही है, क्योंकि जो उनकी जमीन खिसक गई है कहीं ना कहीं, और समाजवादी पार्टी उस चीज को हथियाने के लिए ये जो पीडीए का नया फॉर्मूला गठित किया है। तो मायावती और ये अखिलेश यादव, ये दो जो हैं बीजेपी के शुरुआती सर्वेश जी, क्या दिनों से आपको भी लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव की पीडीए, और यही वजह है कि प्रत्याशी चयन में बीजेपी जो है वो पीडीए की कार्ड को निकालने की कोशिश कर रही है? अर्चना, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी खेमचंद जी ने बताया, भ्रम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक भ्रम फैला दिया गया, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की भी बहुत गलती थी, खासकर यूपी में, और उस पर हमने बहुत चर्चा की है। उस चीज की काट के लिए अब यूपी में बीजेपी अगर फूंक फूंक के कदम रख रही है तो उनकी नई स्ट्रेटेजी है। आप देखिए हरियाणा का इलेक्शन हुआ, वहां पे बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में हवा नहीं थी। मैं लेकिन सुबह से हर चैनल पे कहता था कि कांटे की टक्कर है, कोई केक वॉक ना तो कांग्रेस के लिए है ना ही बीजेपी के लिए। वहां पे जाट वोट से इतर ओबीसी को लेके कैसे आना है, और वो ओबीसी वोट बैंक पूरा बीजेपी को सहायता दिया है। वही चीज बीजेपी अब नई चीजें, नई स्ट्रेटेजी तलाश कर रही है, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है बीजेपी को एक नया सीख दिया है। क्योंकि पहले जो जिस तरीके से ये लड़ रहे थे या जो कर रहे थे, कैंडिडेट सिलेक्शन हो और फिर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हो, उनको ये अब नए तरीके से लेके आ रहे हैं। और जो अपने कार्यकर्ता को बार बार यही बात कहता हूं कि अगर आप दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैराशूट लैंडिंग करवाओगे, उनको टिकट दोगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके अपने कार्यकर्ता जो वर्षों से आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उसका जो है ये डाउन होगा मोरल, और उसको बीजेपी को देखना चाहिए। इसलिए वो हर चीज में, कैंडिडेट सिलेक्शन हो, कैंपेन हो, करना हो, सब में एक नई रणनीति के तहत। आपने देखा होगा कि योगी जी, अगर हम अयोध्या का ही देख ले, जो फुलपुर सीट है, उस पे अभी तक 3 बार चले गए हैं। चारों तरफ जैसे ही सुगबुगाहट हुई 2024 के बाद, तो बीजेपी ने पूरा उन 10 सीटों जहां उपचुनाव होना है, कैंपेन तो बहुत पहले से स्टार्ट कर रखा है, कैंडिडेट का घोषणा होनी। ठीक है खेमचंद जी, एक बड़ा सवाल ये है कि सामान्य सीटों पर भी ओबीसी और दलित चेहरे को बीजेपी उतार सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, जरा वो आप बताइए। क्या ये वजह भी हो सकती है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जब आप लोगों ने सर्वे कराया कि क्या वजह रही, किस वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार मिली, तो ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि जो ओबीसी और जो दलित वोटर है वो आपसे छिटक गया। क्या उसी वोटर को लामबंद करने के लिए सामान्य सीटों पर भी जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उन प्रत्याशी को उतारा जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी डिसीजन लेती है। भारतीय जनता पार्टी उचित कार्यकर्ता, सामाजिक परिवेश, वहां पे उनकी सक्रियता और विनेबिलिटी, इन सभी चीजों के आधार पर डिसीजन लेती है। और ओबीसी के लिए कोई अलग से कोटा एमएलए के या एमपी के चुनाव में नहीं होता है। एमएलए और एमपी के चुनाव में अलग से जो कोटा नहीं होता, तो सामान्य वर्ग के साथ ही ओबीसी समाज को भी टिकट मिलती है। एससी एसटी के लिए अलग से कोटा रहता है। तो एससी एसटी का कोई अगर उचित कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता जीत सकता है, तो उसमें तो फिर क्या वजह है कि आप सामान्य सीट पर, में क्या प्रॉब्लम है? क्या वजह है खेमचंद जी, वजह बताइए क्या है? रिपीट करेंगे, आपका आवाज कट रही थी। खेमचंद जी, मेरा सवाल आपसे यही कि फिर वजह क्या है कि सामान्य सीटों पर भी आप ओबीसी और दलित प्रत्याशी को उतार रहे हैं? मैं वही करेक्शन कर रहा हूँ आपको कि ओबीसी के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। वो हमेशा से ही सामान्य में जाते हैं, वो सामान्य के साथ ही चुनाव लड़ते हैं। रही एससी एसटी की, तो एससी एसटी के कुछ कार्यकर्ता उचित कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं सामान्य सीट पे, तो उनको भी पार्टी हमेशा से कंसीडर करती रही है। और जहां भी हमारा कार्यकर्ता, जिनका परिवेश, उनकी सक्रियता, उनकी विजिबिलिटी अगर है, तो एससी एसटी को भी सामान्य सीट पे हमारी पार्टी पहले भी देती रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी कहीं ऐसा लगेगा कि हमारा एससी एसटी समाज का कार्यकर्ता वहां अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वहां भी देगी। लेकिन कि हमें समाज को अट्रैक्ट करना है, अपीच करना है, वैसा नहीं। हम अपीच नहीं करते, सबकी सेवा करते हैं, सबका काम करते हैं,
सबको हम सहभागिता देते हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं, वैसी भावना से काम करते हैं। और जब हम टिकट बांटते हैं तो कार्यकर्ताओं के संवाद होता है, नीचे से फीडबैक आता है, सर्वे होता है, और उन सभी चीजों के आधार पे टिकट दी जाती है। और हमारे पार्लियामेंट बोर्ड, हम पूरी उम्मीद है कि टिकट बटेंगी और सामने लिस्ट आएगी तो बहुत अच्छी लिस्ट सामने आने वाली। ठीक है सर्वेश जी, खेमचंद जी ने तो पूरी तरह से नाकार दिया कि नहीं, हम जातीय समीकरण को नहीं देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो मेहनती हैं उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि जो ओबीसी वोट बैंक है और जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी से छिटका, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन छिटका जरूर, और यही वजह है क्या कि इन वोटों की लामबंदी के लिए बीजेपी इस तरह के कदम उठा रही है? अर्चना जी देखिए, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इससे नकार सकते हैं, लेकिन अगर लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो जाति जो है वो भारतीय राजनीति का एक अहम चीज हो गया है और आपको उसको देखना पड़ रहा है। और इसलिए भी देखना पड़ रहा है कि मैंने बार बार कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जात पात में अगर विश्वास नहीं करते हैं, वो वोट नहीं देने जाते। वो वोट देने वही तबका जाता है जो एकदम ग्रास रूट लेवल का है, जो अशिक्षित है, मैं अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ, अशिक्षित है, और जो मिडिल क्लास के हैं उसमें भी उतनी शिक्षा का। वो जाति जो है अभी भी भारतीय राजनीति में समाया हुआ है और आपको उसको लेके चलना पड़ेगा, और बीजेपी भी वही लेके चल रही है। लेकिन बीजेपी कभी ये नहीं कह रही है कि हम पीडीए को दे रहे हैं या एमवाई फैक्टर कर रहे हैं या हम केवल दलित की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि मैं हिंदू की राजनीति कर रहा हूँ। वो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। हाँ, अब वो सीटों पे अगर वो एसटी एसटी वहां पे इनेबिलिटी जो इन्होंने बातें की, इनके पास एक वो भी आता है, टैबू फैक्टर आता है कि आप मुसलमान को टिकट नहीं देते, तो उनका वो एक यही कहना होता है कि अगर मुस्लिम कोई कैंडिडेट हमें दिखेगा जो जीतने लायक है तो उनको भी देंगे। तो यहाँ पे बीजेपी, मैंने कहा ना कि एक नई स्ट्रेटेजी से आई है। अगर कोई जनरल सीट है और वहां पे अगर कोई एसटी एससी या ओबीसी का उम्मीदवार जीतने के उसमें माहौल बन रहा है तो दिया सीट देने में कोई गुरेज नहीं है। वहां पे वो जातिगत फैक्टर नहीं देखना चाहिए, खास के बीजेपी को तो नहीं देखना चाहिए कि कम से कम भारत में एक ही ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को हिंदू समझती है, दलित नहीं समझती है, ओबीसी में नहीं डिवाइड करती है। और जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 36 जो जाते कहते हैं उनका बात करते हैं। अरे भाई, 36 बिरादरी की जगह वो 35 बिरादरी की बात करते हैं हरियाणा में, 36 बिरादरी जी। तो मैं कहता हूँ हिंदू को हिंदू ही रहने दो, और जब तक हम बात नहीं करेंगे खुल के, और एक ही पार्टी है बीजेपी, जब तक नहीं खुल के करेगी तब तक ये जाति चीज जो है हमारे समाज से नहीं जाएगी। ठीक है खेमचंद जी, यहाँ पे अगर टिकट दिया जा रहा है तो एक अच्छा कदम है, इसमें कोई गुरेज या कोई मतलब ठीक है खेमचंद जी, ठीक है खेमचंद जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं, आप लोग तो इधर इंडी गठबंधन का मजाक तोड़ा रहे हैं कि भाई सपा से कांग्रेस ने सीट मांगी, कांग्रेस को सपा सीट देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सपा जो कांग्रेस उसे बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी आपके अलायंस में भी हम उठापटक देख रहे हैं। संजय निषाद, उन्होंने तो बिल्कुल साफ तौर पर ठान लिया है कि भाई हमें सीट चाहिए तो चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, संवाद चल रहा है। मैं कल भी आपके डिस्कशन में था, बातचीत होती है और बातचीत करने का अधिकार सभी को है। जब हम बातचीत करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, उन्होंने तो दिल्ली में डेरा डाल लिया खेमचंद जी, संजय निषाद ने तो दिल्ली में डेरा डाल रखा है। उनकी पार्टी है, उनका घर है, उनका कार्यालय है, तो उसको ये कह देना कि डेरा डाल लिया है वो उचित नहीं होगा। संवाद करना, बातचीत करना, और वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, उनको समय दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो ये पारस्परिक संवाद है, बातचीत है, वो होती ही रहती है और होनी भी चाहिए, और उसके बाद ही डिसीजन होगा। और हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी है, जो निर्णय लिया जाएगा उचित निर्णय होगा और सबके साथ में मिलकर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है खेमचंद जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, और सर्वेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या तैयारी है और किस तैयारी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है।